हेलो प्यारे साथियों, विमलिस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और शीटेड 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज इस क्लास में हम आपको जो है कि जो सीटेट का पेपर आपका दिसंबर 2019 में हुआ था, उसके जो है गणित के प्रश्नों का हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्लास में कराने जा रहे हैं। यदि आप भी सीटेट 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इस क्लास को आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें, आप सीटेट 2026 में मैथ में अच्छा स्कोर तभी कर सकते हैं जब आप जो है पीवाईक्यू लगाएंगे, जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे उसको सॉल्व करके जाएंगे तभी। अदरवाइज आप हल्के हल्के प्रश्न लगा रहे होंगे तो मेरे भाई उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना ही पड़ेगा जिस तरह के प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। तो ये 2019 का पेपर है। इससे पहले हम अपने क्लास में 2018 के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन करा दिए हैं। आज 2019 का पेपर आपको कराने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको 2021 का पेपर कंप्लीट कराएंगे। जितने भी पेपर है मेरे भाई, सभी पेपर्स को आप करके जाइए। डेफिनेटली आप मैथ में अच्छा स्कोर आप करेंगे, क्योंकि उस तरह के प्रश्न आपको पता चल जाएंगे किस तरह के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट वाले कॉलम में आप जाएंगे। सीटेट 2026 मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर के सभी क्लास आप देख सकते हैं, आपको सभी पीवाईक्यू मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट डिले जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये 2019 का पेपर और 31 नंबर का प्रश्न आपके पास है। ये देखिए आपका पेपर है कंप्लीट। हम आपको एक बार दिखा दें, ये देख लीजिए आपका, ठीक है। ये आपका जो है, हमने जो है परीक्षा पुस्तिका संकेत टेस्ट बुकलेट जो कोड है ए लिया है यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिएगा आप लोग जो है, ये आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है। और भाग 2 में आपका गणित पूछा जाता है, जो प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 60 तक है। तो चलिए विदाउट डिले जो है प्रश्न पे चलते हैं। समय बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है आपके लिए। और यहाँ पे रहा ये आपके सामने पहला प्रश्न, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न को आप पढ़ना है, ऑप्शंस को भी पढ़ना है। अब जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए रफ पेन लेकर के, ठीक है। और देखते हैं आज इस क्लास में कितने प्रश्न आप सही करके जाते हैं। चलिए इस प्रश्न को लगाइए। ये प्रश्न देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 31 नंबर का कि 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। प्रश्न समझते हैं अच्छे तरीके से। कह रहा है कि 3 ब्रांड है, ए बी सी है आपके पास। कितनी ब्रांड है आपके पास? है 3 है, ए बी सी है। तीनों ब्रांड लिख लिए? हाँ सर लिख लिए। इसके बाद कह रहा है ए बी सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यानी जो इसके पैकेट हैं भाई, पैकेट हैं, यानी जो ए ब्रांड है इसके जो पैकेट हैं 10 के हैं, बी के जो ब्रांड है इसके पैकेट 12 के हैं और सी ब्रांड में कुल 24 पेन है। मतलब इतने इतने का आपका जो है पैकेट है, पैकेटों की संख्या है। इसके बाद कह रहा है दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं। एक दुकानदार को जो है इन तीनों प्रकार के पेन को जो है समान संख्या में खरीदना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, आपको लगाना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको लगा लेंगे। देखिए जब भी प्रश्न में आपसे कहें यहाँ पे कि न्यूनतम संख्या, तो तुरंत आप क्या किया करिए, ल से निकाल लिया करिए। मीन्स एलसीएम फाइंड आउट कर लिया करिए। क्या कर लिया करिए? एलसीएम निकाला करिए। यहाँ देखिए पूछा है 10, 12 और 24, तो 10, 12, 24 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग सबसे पहले कि 10 यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 24 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कुछ इस तरह से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? ये आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये किससे कैंसिल होगा। हम कहेंगे सर 2 से कैंसिल होगा। हाँ, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 दूना 4। कैंसिल करने आता है? हाँ सर आता है। अब बताइए आप लोग ये किससे कैंसिल होगा? ठीक है, कहेंगे सर 2 से कैंसिल होगा। कर लीजिए, हाँ 2 से। 5, फिर 2 3 6, फिर 2 6 12 हो जाएगा। अब ये किससे कैंसिल होगा? अभी भी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 2 से कैंसिल करते हैं, तो 5 यहाँ पे 3, ये 2 3 6। अब ये जो है 2 से कैंसिल नहीं होंगे, 3 से होंगे। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर यहाँ से हो जाएगा 5, 1 1 और 1 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ तक 8 हो गया। और 8 5 40 और 40 तिहाई 120। यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया? 120 आ गया। तो जो एलसीएम हमारा आया है 120,
तीनों जगह आप लिख लेंगे 120 और इनमें जो है पैकेटों की संख्या है इससे भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। पहले क्या करेंगे? न्यूनतम संख्या पूछा था तो हमने 10, 12 और 24 का क्या निकाल लिया? एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कितना आया? 120 आया। आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। तो 120 एलसीएम आया। अब इसमें जो है आप जो है ए ब्रांड का जो पैकेट है, बी ब्रांड के पैकेट और सी ब्रांड के पैकेट से भाग दे लेंगे। तो चलिए इसमें भाग दे लेते हैं हम जो है 10 का भाग दे लेते हैं। इसमें कितने का? 12 का। इसमें क्या भाग दे लेंगे? 24 का। तो पता चल जाएगा हमारा आंसर। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा 12 से 12 कैंसिल आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ देखिए 12 एकम 12 होता है, 12 दूना 24 होता है। ऊपर 10 बचा है, देखिए 0 बचा था कि नहीं बचा था? 2 एकम 2, 2 पांचे 10 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो है 12, 10 और 5 ये जो है आंसर हो जाएगा। ये किसी ऑप्शन में है यहाँ पे? हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। देखिए ए 12 हो जाएगा, बी 10 और सी 5 हो जाएगा। इस तरह से जो है उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या 12, 10 और 5 हो जाएगी। समझ में आया होगा? हाँ। पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाल करके इन जो पैकेट हैं उपलब्ध इनसे उनकी भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और ये रहा आपके पास 32 नंबर का प्रश्न जो आपकी सीटेट 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और लगाना है आप लोगों को। प्रश्न देखिएगा। देखिए हम आपको बता दें, आपको उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना पड़ेगा जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और हर प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास किया करिए। ये नहीं कि प्रश्न रटाना नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट को। देखिए पूछ रहा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक वो वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? फिर से प्रश्न समझ लेते हैं। एगो वर्ग है, उसकी जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है कि नहीं है? उसको कितने भागों में बांटना है? 4 भागों में काटना है। 4 भागों में काट करके छोटे छोटे वर्ग बनाए गए हैं। उन छोटे छोटे वर्ग का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। यहाँ पे तो देखिएगा एक वर्ग है बड़ा सा, ये आपका वर्ग है। ठीक है, ये कितनी इसकी भुजा आपकी है? आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर भुजा का ये वर्ग है। और आपको पता है कि जो वर्ग होता है इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। है कि नहीं? वर्ग के बारे में जानकारी है कि नहीं है? हाँ सर है, हमको पता है सर कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। नहीं पता है तो जान लीजिए। ये तो हमने लिख लिया जो यहाँ पे कहा था। इसके बाद यहाँ कह रहा है इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में, 4 बराबर। अब इसको काटना है 4 बराबर भागों में। तो बताइए इसको कहां से कट करेंगे? 20 से कट करेंगे कि नहीं करेंगे? लीजिए सर यहीं से कट कर दे रहे हैं। तो जब आप इसको ऐसे कट कर देंगे तो इसके 2 भाग हुए, फिर यहां से कट कर दीजिए तो 4 भाग हो गए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहां से क्यों कट किए? यहां से क्यों नहीं? क्योंकि भाई 4 बराबर भागों में कट करना था। तो कट कर लिए। तो पहला वर्ग आपका छोटा सा ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये चौथा ये हो गया। 4 छोटे छोटे आपके वर्ग हो गए। ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। इतना समझ में आ गया होगा? हाँ सर हमने इसको विभाजित कर लिया, कट कर लिया। इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये जो प्रत्येक छोटा वर्ग है, एक ये हो गया, ये हो गया, ये, इसका क्षेत्रफल बताइएगा प्रत्येक का, मतलब एक एक का। तो किसी एक का आप निकाल लीजिए, सभी का पता चल जाएगा क्योंकि सभी बराबर भागों में कटे हैं कि नहीं कटे हैं? कटे हैं सर। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जैसे इसको जो काट करके अलग निकालते हैं यहाँ पे, तो जब हम इसको काट करके अलग निकालेंगे तो बताइए जब ये पूरा 4 था यहाँ से यहाँ तक, जब बीचों बीच आप यहाँ से कट किए होंगे, ध्यान से देखिएगा, जब बीचों बीच आप यहाँ से कट किए होंगे तो ये 2 हो गया होगा। ये कितना हो गया? 2। सेम उसी तरीके से बीचों बीच से कट किए होंगे, पूरा यहाँ 4 है तो ये 2 होगा, ये 2 होगा। यह बीच से कट किए होंगे तो पूरा यहाँ से 4 है तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से भी 2, ये भी 2 हो जाएगा। तो जब इस छोटे वाले को हम यहाँ पे कट करके ला रहे हैं तो बताइए इसकी भुजा 2 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? ये भी 2 हो जाएगी। और ये भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? थोड़ा सा वर्ग टाइप बना ले भाई, होगी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? आप कहेंगे सर हमको पता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है साइड्स स्क्वायर। साइड्स का स्क्वायर मतलब होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भुजा कितनी, आपकी साइड्स कितनी है? 2। क्यों 2 रख रहे हैं? क्योंकि छोटा वाला पूछ रहा है। तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर, इसका भी क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर, इसका भी क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर। पता चल गया? हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरे तरीके से लगा लेते हैं इसको, डायरेक्ट देखिए, कह रहे हैं एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए एक वर्ग है यहाँ पे और इसकी भुजा आपकी, ये वर्ग है आपका, इसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर ये है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा सर भुजा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16। होगा कि नहीं होगा? इस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा कि नहीं 16? आप कहेंगे हाँ सर होगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, इसको कितने भागों में बांटना है? 4 भागों में, तो इसमें 4 का भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है और 4 बराबर भागों क्षेत्रफल में बांटना भी है, तो 4 का भाग दे देंगे, 4 सेंटीमीटर। इस तरह से भी लगा लेंगे, इस तरह से भी आप लगा लेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे लगे, बट कॉन्सेप्ट आप समझना होगा, सीखना होगा आपको। चलिए ई वाला प्रश्न आप लगाएं, बहुत ही बेहतरीन। कहाँ गए भाई? हाँ, ये देखिए आपका, ये रहा आपके पास 33 नंबर का प्रश्न, ये रहा गजब का प्रश्न है, और देखते हैं इस प्रश्न को आप लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। चलिए क्लास में बिल्कुल बने रहिए, अंत तक प्रश्नों को देखिए, और इस तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना ही पड़ना है, बचना नहीं है मेरे भाई। अगर आप हल्के हल्के प्रश्न, इजी इजी प्रश्न, सरल सरल प्रश्न आप लगा रहे होंगे तो कोई मतलब नहीं मेरे भाई। इस तरह के प्रश्नों का, कठिन प्रश्नों का आपको अभ्यास करना होगा और PYQ लगाना पड़ेगा। बिना लगाए मैथ में अच्छा स्कोर आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए 33 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाले प्रश्न को ध्यान से आपको पढ़ना है। कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। पहला पढ़ते हम हैं, हमारे साथ पढ़िए आप लोग, ठीक है? क्या दिया है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अच्छा भाई, आप तो कह रहे हो, अब हम चेक कर लें कि सच में ऐसा होता है कि नहीं। आप बताइए कि सभी अभाज्य संख्या, तो चलिए अभाज्य संख्या पहले लिखिए। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इसी तरीके से चलते रहते हैं। और यहाँ पे ये कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो 2 आपकी तो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 तो आपकी सम होती है। क्या होती है? सम होती है। आपको पता है ना, सम विषम ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल होगी, जो 2 से कट जाएगी, 2 के पहाड़े में आएगी, वो आपकी सम संख्या होती है। और ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती, विषम संख्या होती है। तो 2 आपकी अभाज्य भी होती है, सम संख्या भी होती है, लेकिन ये कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या है। कैसे होगी भाई? ये 2 आपकी सम है। यही वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ भी लेते हैं, ठीक है? ऑप्शंस को देख लेते हैं, छोड़ के नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। अरे भाई सही, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। क्या पता है आगे? 7, 11, फिर 13, 17, 19 अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। सही बात है, अनेक होती हैं, बात सही है भाई आपकी। दूसरा, तीसरे वाले बेचारे को देख लेते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 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 2 गुणनखंड होते हैं। यानी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या सच में अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं? हाँ, याद रखिएगा, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 है, 2 1 से कैंसिल होगा और 2 से कटेगा और किसी से विभाजित नहीं होगा, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। 3, ये 1 से कटेगी, 3 से कैंसिल होगी, मतलब 1 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी और किसी से विभाजित नहीं होगी, तो 3 भी अभाज्य संख्या। तो यही बात उसने बोला है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते। बात आपकी सही है। चलिए भाई, आप भी बिल्कुल करेक्ट हो, सही हो। चौथा कह रहा है कि एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंक वाली जो होती हैं केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। सही बात है क्या? गिन लेते हैं एक अंक वाली, 1 2 3 4, 4 अंक होती हैं। फिर इसके बाद 11 होती है, तो 2 अंक वाली होती है। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 4 भी आप भी सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गलत है ना, ये वाला बेचारा गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ई कह दे रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अरे कैसे होती हैं? 2 तो सम संख्या है और उसको विषम आप बता दे रहे हो। ठीक है, 2 को छोड़ करके कहते तो हम मान लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का एनालिसिस हमने कर लिया। नेक्स्ट बेहतरीन प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए, क्लास छोड़ करके मत जाइए, कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए मेरे भाई। प्रश्नों को देखिए, लगाइए, रफ पेन लेकर के बैठे रहिए और क्लास को कंसंट्रेट होकर के देखते रहिए आप लोग। चलिए 34 नंबर का प्रश्न और 2019 का पेपर कंप्लीट सॉल्व करके जाएंगे हम। एक बार अगर आपने देख लिया तो सभी प्रश्न आप कर लेंगे, और इस तरह के प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में आएंगे ना, तो आप बिल्कुल छोड़ने वाले उस प्रश्न को नहीं है। चलिए 34 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, और गजब का प्रश्न भाई। इस तरह का प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है? वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक
सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। मतलब 1 से लेकर के 10 तक वह कौन सी संख्याएं हैं, कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर के 10 तक जितनी भी इसमें संख्या आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी से वो विभाज्य हो जाएगी। इसमें से कौन सा है, जल्दी से आप लोग बताएं, इसमें से कौन सी वो संख्या है। क्या करेंगे, ऐसा क्या करें जैसे आपको पता चल जाए कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्या इसमें से मिल जाएंगी, आपको विभाजित होने वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। जल्दी से आप लोग लगाएं इसको, 1 मिनट भाई। चलिए आ गए हम वापस, और आप लोग चले मत जाइएगा, ठीक है। क्लास को जब देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट देख करके जाइए, मैथ पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 से लेकर के 10 तक, तो 1 सर 2 3, 3 के बाद क्या आता है 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 लिख लिए। हाँ, तो यहाँ पे जब इस तरह का प्रश्न आए ना तो तुरंत आप इसका लसन निकाल लिया करिए, ठीक है। कह दिया 1 से लेकर के 10 तक जो है वो कौन से संख्याओं से, इसमें से कौन संख्या जो सभी से विभाजित होगी, मतलब 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, सबसे कटेगी, ठीक है। कौन सी ऐसी संख्या है, ठीक है। या तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए या तुरंत ल से निकाल लीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों का हम लोग ल से निकालेंगे। देखिए कितने जल्दी और फास्ट ल से हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। हाँ चलिए, यहाँ पे पहले 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 1 2 1 कम 2 3 2 दूना 4 5 2 3 6 7 2 चौको 8 9, यहाँ पे 2 5 10। सही कर रहे हैं ना? हाँ सर बिल्कुल सही लगा रहे हैं, गलत नहीं लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं। फिर किससे कैंसिल होगा, 2 है सर, पहले 2 से कैंसिल करिए भाई। 1 1 3 1 5 3 7, ये देखिए 2 दूना 4 9 5, अभी भी 2 कहीं पे है। हाँ सर एक जगह 2 दिया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है ना। हाँ चेक करते हैं, 2 से कैंसिल करिए यहाँ पे 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5, सही लगा रहे हैं। हाँ सर, अब 2 गया, 3 से चेक करते हैं, यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 7 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अभी भी देखिए 3 है तो 3 से कैंसिल कर लेंगे, फिर आपके पास 5 है, फिर 5 से कैंसिल कर लेंगे, फिर 7 है तो 7 से कैंसिल कर लेंगे। अब आपको गुणा कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई तो आता होगा ना? हाँ सर गुणा हम लोगों को आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। आप मत बताइए, नहीं बताएंगे हम, ठीक है, क्यों गलत कर देंगे आप लोग। देखिए इधर 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ तक कितना हो गया 8, लिख ले। हाँ सर लिख लीजिए 8 गुणे, यहाँ पे देखिएगा 8 5 40, 8 5 5 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 9 7 63, यही हो जाएगा। तो 8 5 40 हो जाएगा, गुणे 63 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक 0 है तो 0 लिख लेंगे, 4 का गुणा 3 में करिए, 4 3 12, अच्छा चौको 24 25, मतलब 2520। लीजिए मिल गया, मिल गया। 2520 आपकी एक ऐसी संख्या है जो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से सबसे कट जाएगी, सबसे विभाजित हो जाएगी, सबसे कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सर दिया है, ये हो जाएगी। बाकी ये सब नहीं कैंसिल होगी बाबू, आप लोग वेट करो, आप लोग नहीं कैंसिल होगा, आप लोग नहीं सही हो, ठीक है। ये 3 लोग गलत है, यहाँ पे गलत हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेहतरीन प्रश्न लीजिए, सिक्का कहा गया प्रश्न, इसी का तो प्रश्न का इंतजार था। एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है, इस तरह का प्रश्न क्वाइन से बिल्कुल फिक्स है। सीटेट 2026 में डेफिनेटली इस तरह का प्रश्न आएगा। प्रश्न लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोग 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है। क्या प्रश्न है भाई? प्रश्न पढ़ते हैं आपको। आयशा के पास केवल 5 रुपए और जो है 10 रुपए के सिक्के हैं। आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 रुपए का धन है, यानी उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए का तो सिक्का है ही, लेकिन उन सिक्कों की जो संख्या है वो 25 है। याद रखिएगा कितने सिक्के हैं, 5 और 10 के मिला के 25, लेकिन पूरा अमाउंट अगर देखा जाए तो 160 रुपए उसके पास है, ठीक है। उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो ऑप्शन से लगाइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास। चलिए पहले वाले ऑप्शन के पास चलते हैं, फिर बेचारे दूसरे वाले के पास चलेंगे, फिर तीसरे वाले के पास चलेंगे, फिर चौथे वाले के पास चलेंगे। पहले फर्स्ट नंबर से ऑप्शन से चेक करते हैं। तो मान लीजिए ये यहाँ पे क्रमशः उसके पास 18, यहाँ पे क्या पूछा है, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो संख्या ही आंसर में दिया होगा। तो मान लीजिए उसके पास ये 18 रुपए के 5 सिक्के हैं, ठीक है। 18 रुपए के 5 सिक्के प्लस 7 रुपए के उसके पास जो है कितने
सात सिक्के जो है उसके पास 10 रुपए के हैं। पहले 1 मिनट भाई, इस तरह से नहीं चेक करेंगे। 1 मिनट रुकिए, पहले कुछ और देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए की सिक्के की संख्या कितनी है, और ये कह रहा है कुल सिक्के इसके पास कितने होने चाहिए, 25। दोनों मिला के पहले चेक करते हैं। 18 और 7 25, ये भी आंसर सही हो सकता है। 10 और 15 25, ये भी आंसर सही हो सकता है। 15 10 25, ये भी आंसर सही हो सकता है। 20 और 25, ये भी आंसर सही हो सकता है। कैसे? अगर सिक्कों की बात किया जाए तब। लेकिन उसके पास टोटल कितना धन होना चाहिए, 160 रुपए होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए उसके पास 18 वो जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के हैं, और जो 7 सिक्के हैं उसके जो है 10 रुपए के हैं। तो गुणा कर लीजिए, 18 पांचे 90 प्लस 10 साते 70, यानी 160 रुपया तो आ गया। 160 रुपया आ भी गया, और 18 7 25 सिक्के भी हो गए, और इन सिक्कों से 160 रुपया उसका बन भी रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर तो आपका फर्स्ट करेक्ट है, यही आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन बाकी के ऑप्शंस को सर चेक नहीं कर रहे हैं। रुकिए रुकिए, चेक करूंगा हम, ठीक है, इसको हम जरूर चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके मन में सर ये पता था आंसर बता दिए। चेक करते हैं भाई। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए उसके पास ये 10 सिक्के हैं 5 के, प्लस 15 सिक्के हैं 10 के। गुणा कर लीजिए, 10 पांचे 50, और 15 का इसमें गुणा करेंगे 150। ये 200 रुपया आ जा रहा है। तो 200 रुपया तो उसके पास है ही नहीं, कुल मिला के 160 रुपया होना चाहिए ना। आप नहीं होगे भाऊ, जाओ अगले प्रश्न के लिए वेट करना। ये वाला ऑप्शन क्रमशः 15 और 10, तो 15 सिक्के मान लीजिए 5 के हैं, प्लस 10 सिक्के हैं गुड़े 10 के। तो 15 पांचे 75, प्लस यहाँ पे 100, 175 रुपए ना। उसके पास तो केवल 160 ही रुपए है। आप भी नहीं होगे, आप भी खत्म हो गए। क्रमशः 20 और 5, तो 20 सिक्के मान लीजिए उसके 5 के हैं, प्लस 5 सिक्के उसके 10 के हैं। तो 20 पांचे 100, और यहाँ पे 10 पांचे 50, 150 रुपए ना। आप भी नहीं होगे। तो वनली वन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, ये लीजिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न और गजब का प्रश्न भाई। इसको नहीं लगाए तो कुछ नहीं लगाए, सिंप्लीफिकेशन का ये प्रश्न पूछा गया है, और देखता हूं इसको कैसे आप लोग लगा पाते हैं। क्या ये प्रश्न आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, लेकिन आंसर नहीं बता पा रहे हैं। कमेंट कर ही नहीं पाएंगे तो बताएंगे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। देखिए, जब कोई प्रश्न आप देखते हैं, वो प्रश्न आपको आता है, तो बड़ा आनंद आता है, इंटरनली आप खुश होते हैं कि ये प्रश्न मैं लगा पाता हूँ। अरे भाई बहुत सिंपल प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न नहीं लगा पाएंगे तो क्या लगा पाएंगे। यहाँ देखिए, गुणा दिया है, गुणा करने आता है मल्टीप्लाई? हाँ सर आता है। चलिए करिए, रुकिए, चलिए मल्टीप्लाई हमारे साथ करिए। 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 5 15, फिर 3 7 21, 21 और 2 23, और 3 2 5, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है, 7 का भाग 21 में 7 त्रिकी 21। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया। यहाँ पे देखिए गुणा है, 3 का गुणा इसमें है, 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए 53.5, यहाँ पे 37.5, यहाँ पे -3 है। अब देखिए एक चीज आपको समझनी होगी कि अगर समान चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल साइन होते हैं, तो जोड़ देते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है -3 -2, तो यहाँ पे जानते हैं क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम। 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम -5 ले सकते हैं। सेम वही कुछ यहाँ पे आपको करना होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -37.5 है, और यहाँ पे आपका 3 है, तो आप इसको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कि नहीं? हाँ सर जोड़ लेंगे। तो जैसे आपका यहाँ पे 37.5 दिया है, और इसमें 3 जोड़ लीजिए, तो जब 3 जोड़ेंगे तो 5 37 3 40.5, तो इसके जगह 40.5 लिख लेंगे। कैसे लिखे? हाँ सर समान चिन्ह को जोड़ते हैं, तो 3 2 5 5 हो गया। जो सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन है? 3। 3 के सामने क्या है, कौन सा साइन? माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा है 53.5। अब आपको पता है यहाँ पे माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो विपरीत चिन्ह होता है तो घटाते हैं। जैसे एगो प्लस रहेगा एगो माइनस, तो घटा लेंगे। तो अब घटाना है तो घटा लीजिए, 53.5 में से 40.5 को घटा लेते हैं। 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पे 3, 5 में से 4 जाएगा 1, 13 आ जाएगा। कहीं गलत हो गया क्या? कहीं गलत हो गया क्या भाई? कहीं गलत हुआ है प्रश्न? चलिए गुणा देख लेता हूँ, लग रहा है मेरा गुणा ही मल्टीप्लाई ही गलत हो गया। 3 5 15, और 3 7 21, लीजिए यही तो गलत है। 3 5 15,
और 3 7 21। मैं आप लोगों से कह रहा था और मैंने ही गलत कर दिया प्रश्न को गुणा को। लग रहा है मुझे गुणा नहीं आता है, सीखना पड़ेगा अब लग रहा है क्लास में। 3 5 15 हो जाएगा, 3 7 21 और एक यहाँ पे 22 होगा ना, ये 22 हो जाएगा, 52.5। अब आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। हम भी बड़े परेशान हो गए, आंसर नहीं आ रहा है। किसी ऑप्शन में है? हाँ सर यहाँ पे दिया है, सेकेंड वाला है। ठीक है, कब से ये वेट कर रहा था भाई, 12 आएगा, हम यहाँ पे 13 ला रहे थे। 12 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, गजब का प्रश्न लीजिए, इसको लगाइए, इसको लगाइए। ठीक है, इसका मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाले हूँ और इस प्रश्न को जरूर देखिएगा आप लोग किस तरह से हम लोग लगाएंगे। 37 नंबर का प्रश्न है कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग, आधे वृक्ष अशोक के और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के वृक्ष कितने होंगे? एक वो बगीचा है, एक बगीचा है, उसमें आपके 3 प्रकार के वृक्ष हैं। ठीक है, उसमें कितने वृक्ष हैं? 3 प्रकार के आपके वृक्ष हैं। मान लीजिए आपका बगीचा है, इसमें नीम के भी हैं, आपका नीम के वृक्ष हैं, और कौन है भाई? अशोक के वृक्ष हैं और यूकेलिप्टस के हैं, यूकेलिप्टस के हैं आपके वृक्ष। 3 प्रकार के इसमें वृक्ष लगे हुए हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। जो नीम के वृक्ष है ना, वृक्षों की संख्या का 1/6 भाग है। तो मान लीजिए इस बगीचे में जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो टोटल एक है। कितने हैं? एक है। कितने? एक है। तो कह रहा है नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। तो नीम का कितना हो जाएगा भाई? तो नीम का हो जाएगा 1/6। तो 1/6 को मतलब 1/6 लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर कह रहा है आधे वृक्ष, आधे वृक्ष अशोक के हैं। तो अशोक के वृक्ष कितने हैं? आधे हैं। आधे को कैसे लिखा जाता है? 1/2। ठीक है, लिख लिए। और कह रहा है शेष यूकेलिप्टस के हैं। तो शेष वृक्ष जो है आपके, ये किसके हैं? यूकेलिप्टस के हैं। तो आप मुझको ये बताइए, आप मुझको ये बताइए, जैसे अगर एक टोकरी में 10 संतरे हैं, कितने संतरे हैं? 10। एक टोकरी में 10 को संतरे हैं। उस संतरों में से 5 संतरे कोई एक बच्चे ने खा लिया, एक बच्चे ने, और 3 बच्चों को इसको खाना है। दूसरे बच्चे ने 3 संतरे खा लिए, दूसरे बच्चे ने। तो तीसरे बच्चे के पास कितने संतरे आएंगे? तो आप कहेंगे सर तीसरे बच्चे के पास 2 संतरे आएंगे। कैसे? ये 5 में 3 जोड़ करके मतलब इसमें से घटा देंगे। तो सेम वही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। शेष अगर निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा? इस एक में से आप जो है नीम के और अशोक के वृक्ष को जोड़ करके एक में से घटा देंगे तो यूकेलिप्टस पता हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/6 प्लस 1/2 कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां से घटाना आपको आता होगा। 1 माइनस 6 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 4/6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 1 माइनस 4/6। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको इधर लेते आते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे। तो 1 माइनस 4/6 है, फिर एक एलसीएम ले लेंगे 6, 1 हो जाएगा यहाँ पे 6 कम 6 माइनस, यहाँ 6 का भाग 6 में देंगे 6 का, तो 1 टाइम जाएगा, वहां पे हो जाएगा 4। तो 2/6 यानी 1/3, यानी 1/3 जो है आपका ये यूकेलिप्टस है। अशोक 1/2 भाग है, नीम 1/6 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, एक जानकारी और है प्रश्न में। क्या जानकारी है? यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है। आप कहेंगे नहीं सर, नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 है। भाई दोनों जानकारी आपके पास है प्रश्न में। नीम के वृक्षों की संख्या जो है 1/5 1/6 है और यहाँ कह रहा है 5, तो दोनों बराबर दिखा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये भी नीम है, ये भी नीम है, दोनों नीम है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 बराबर 5। तो 1 बराबर, ये इधर भागे में है, उधर गया जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 5 6 30। तो जो 1 की वैल्यू आ गई वो 30 आ गई। क्या आ गई? 30। तो यहाँ पे पूछ रहा है बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। तो यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष आए? 1/3 आए हैं कि नहीं आए हैं? और टोटल कितना हो गया? वृक्ष कितने उसमें है? 30। भाई 1 की वैल्यू क्या है? 30 है। तो उस बगीचे में पूरे 30 वृक्ष हैं। तो यूकेलिप्टस कितना है? 1/3 है। गुणा करके यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 10, यानी कि 10 ऐसे वृक्ष हैं जो यूकेलिप्टस के हैं। किसके हैं? यूकेलिप्टस के। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये रहा आपके पास 38 नंबर का प्रश्न। और इस तरह का प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में हर बार पैटर्न रहा है पूछने का,
और डेफिनेटली सीटेट 2026 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस तरह का प्रश्न आपका आएगा। आपका ट्रेन संबंधी एक प्रश्न आता ही है टाइम से लेकर के। प्रश्न यहाँ पे देखिए गया है, क्या पूछा गया है, और इसमें हमको कंसेप्ट भी हम आपको बताएंगे किस तरह से प्रश्न लगेगा। अगर आपके प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है। यहाँ पे जो दिया है 2019 ना, तो यहाँ पे आपको 2026 लिखा हुआ मिल सकता है। तो बस पैटर्न चेंज करना है, बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका। यहाँ देखिए एक रेलगाड़ी है दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर प्रस्थान करती है। तो ध्यान से देखिएगा, ये रेलगाड़ी 29 अगस्त को जो है यहाँ से प्रस्थान करती है, चलती है, और पहुंचती कब है, 31 अगस्त को 8:45 पे। तो यानी बीच में 30 अगस्त पड़ा होगा, इसके बाद आपका आया होगा 31 अगस्त। ठीक है, चलिए तो आप बताइए 29 अगस्त को ये कब चली है। तो आप कहेंगे सर 29 अगस्त को ये 16:30 पे चली है, तो ये 16:30 पे यहाँ से चली है, और 31 अगस्त को जो सर है पहुंची है यहाँ पे 8:45 पे पहुंची है। पहुंची है कि नहीं पहुंची है, यही तो कह रहा है। 29 अगस्त को चलती है, 31 अगस्त को 8:45 पे यहाँ पे पहुंच जाती है। तो कह रहा है यात्रा में कुल कितना समय आपका लगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो रेलगाड़ी का समय होता है वो रात को 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक 12 चलता है। ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता रहता है। लेकिन जैसे ही 12 बजे के बाद दिन में 1 बजते हैं तो उस वाली घड़ी में 13 दिखाने लगता है। 2 बजेगा तो 14 दिखाने लगेगा, 3 बजेगा तो 15 दिखाने लगेगा। ठीक है, तो 12 बजे के बाद जो समय होता है ना, उसमें 13, 14, 15, 16 ऐसे 24 घंटा का समय दिखाता है। तो हम आपको बता दें, अगर टाइमिंग में, अगर कहीं पर भी समय में आपका 12 के बाद दिया है 13, ठीक है, 14 दिया है, 15, तो ये पीएम का समय होता है। एक चीज तो समझ लीजिएगा कि ये जो है पीएम का समय होता है। जैसे यहाँ पे दिया है 16:30, मतलब 16:30 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 4:30, लेकिन अब यहाँ पे हम पीएम लिखेंगे। इससे ये पता चला है कि ये पीएम का समय है। तो 12 के बाद जो समय होगा आपका पीएम होता है। तो 4:30 बजे शाम जो है 29 अगस्त को ये ट्रेन, ये रेलगाड़ी 4:30 बजे शाम को चली है, और 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे 4:30 बजे अगर ये शाम को चली है 29 अगस्त को, बस डेट को आपको ध्यान में रखना है। तो जब 30 अगस्त आएगा, 30 अगस्त, जैसे 29 अगस्त का शाम का 4:30 बजे, फिर शाम को 4:30 बजे, फिर 30 अगस्त का शाम को 4:30 बजे, ये कितना दूरी तय कर ली, कितना समय लग जाएगा इसको। आप कहेंगे सर 24 घंटा का समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? आप कहेंगे हाँ सर लगेगा। फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे है 29 अगस्त का 4:30 बजे, फिर 30 अगस्त का जब 4:30 बजेगा यहाँ पे, तो इसके बीच का जो समय आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 घंटा। होगा कि नहीं होगा? अब हम लोग 30 अगस्त को शाम को 4:30 बजे पहुंच गए हैं। ठीक है, इतना समय आपके पास है। तो आप देखिएगा शाम को 4:30 बजे से लेकर के 30 अगस्त को रात को 12 बजे तक कितना समय होगा। तो 12 बजे को आप ऐसे लिख सकते हैं 11:60, मतलब 11:60 को ही तो 12 कहा जाता है। अब इसमें से 4:30 आप घटा लीजिए यहाँ पे, जब घटाएंगे तो 0, 30, 11 में से 7 जाएगा 4, यानी 7.5 घंटे। तो 24 घंटे तो चली ही है, 24 आवर प्लस 7.5 घंटे और चली। फिर रात को 12 बजे तक हम पहुंच गए, रात को 12 बजे 30 अगस्त तक हो गया। फिर रात को 30 अगस्त के 12 बजे के बाद सुबह में 8:45 तक और चल रही है, यानी कि प्लस 8 घंटा 45 मिनट और चलेगी आपकी। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। 29 अगस्त को 16:30 बजे चली, ठीक है, यानी 16:30 को आप लिख सकते हैं 4:30 लिख सकते हैं, 4:30 पीएम। तो 4:30 बजे 29 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक 4:30 बजे तक 24 घंटा चलेगी। 24 घंटे का समय हुआ आपके पास। उसके बाद आप जो है 30 अगस्त को 4:30 बजे से लेकर के 30 अगस्त के रात को जो है 12 बजे तक कितना चलेगी, 7.5 घंटे और चलेगी। फिर 12 बजे से लेकर के जो है जैसे ही 31 अगस्त आएगा वहां पे 8 घंटे 45 मिनट और चलेगी, जोड़ लीजिए। तो 24 7 कितना हो जाएगा, 31 घंटे यहाँ पे 30 मिनट हो जाएंगे। 24 7 यहाँ पे 31 घंटे 30 मिनट और 8 घंटा 45 मिनट और जोड़ लीजिए आप। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, 31 और 8 39, 39 घंटे 75 मिनट है। तो अब ये मिनट जो होता है 60 का होता है। अब इसको एक उदाहरण दे देखा तो 39 और 1 कितना हो जाएगा, 40 घंटा 15 मिनट आपका टोटल दूरी ये तय करेगी, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है,
अब ऐसा नहीं है कि इसका कोई फार्मूला है, सूत्र है, लगा लेंगे, नहीं, ये व्यवहारिक क्वेश्चन है, आपको टाइमिंग को ध्यान में रख करके लगाना है, आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास किए रहेंगे तब, नहीं तो सोचते ही रह जाएंगे आप। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो एक प्रश्न इस टाइप का आएगा आपके एग्जाम में। चलिए विदाउट डिले जो है आगे चलते हैं, लीजिए ये, चलिए ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है, और इसमें पूछा गया है किसमें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यह जो है आपका एक यूनिट से सवाल है, इकाई का सवाल है। इसमें सभी यूनिट आपको सेम करना होगा, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो अगर आपको पैमाना नहीं पता रहेगा, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। जैसे यहाँ पे मीटर दिया है तो सबको मीटर में आप चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को आपको बताना है, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आंसर बताते हैं। हम आंसर का वेट करेंगे भाई, देखते हैं इस प्रश्न को आप बता पाते हैं कि नहीं। और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में एक फिक्स है। नेक्स्ट क्लास में इसका मेजरमेंट भी हम आपको बताएंगे, ये प्रश्न कैसे लगेगा। पहले आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर हम बता देते, लेकिन नहीं, आप लोग बताएंगे चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिएगा, ये जो प्रश्न आपका है ना भाई, इस 2019 पेपर का सबसे अच्छा प्रश्न है, और थोड़ा सा कठिन भी प्रश्न है ये है। और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर आप देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न का आप लोग, और आंसर जरूर बताइएगा लगा कर कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं आप लोग मैथ में कितना बेहतरीन स्कोर करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये प्रश्न जो है आपका 40 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, और बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पे है प्रश्न, यहाँ पे पूछा गया है 40 नंबर का कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है। भाई एक तार है, एक तार है, और ये तार आपका 180 सेंटीमीटर लंबा है, और इसी तार को मोड़ करके, इसी तार का प्रयोग करके आपको एक आयत बनाया गया है। तो बताइए, जब ये तार 180 सेंटीमीटर लंबा है और आपको आयत बनाना है, तो आयत एक बंद आकृति होती है। तो चलिए आयत बना लेते हैं। तो आयत कुछ इस तरह से बना लेंगे हम लोग जो है। चलिए ये आयत बना लिए। तो जब आयत आप इसको बनाए हैं, तो इसमें 180 सेंटीमीटर ही तो तार लगा है। ये जो आयत बनाने में 180 सेंटीमीटर का ही तार लगा है। तो हमसे पूछ रहा है कि आयत की जो चौड़ाई है, ये दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे लंबाई पूछ रहा है, लंबाई यहाँ पे पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या लगा लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से लगा लेंगे। जो तार का परिमाप होगा वही आपका आयत का परिमाप होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर, कि जो तार का परिमाप होगा वही आयत का परिमाप होगा। जब किसी वस्तु से कोई वस्तु वही सेम चीज बनाई जाए, तो इसका परिमाप उसका परिमाप बराबर होता है। तो जो तार का परिमाप होगा वही इसका परिमाप होगा। तार का परिमाप 180 है, लिख लें हाँ सर। आयत का परिमाप का फार्मूला आपको पता है, नहीं सर तो जान लीजिए। आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप समझेंगे, जैसे 180 है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई दिया है, कितना दिया है यहाँ पे, 30 दिया है कि नहीं दिया है। गणित आती होगी, हाँ सर बिल्कुल, अच्छी है गणित, हम लोग को आती है। यहाँ गुड़ा है ना, तो इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 180/2 हो जाएगा, बराबर लंबाई प्लस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे, 1 2 9 18 90 हो जाएगा। अब बताइए, इधर ये +30 है, इधर आएगा तो -30 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो आप घटा लेंगे तो हमारी जो लंबाई है वो आ जाएगी 60। क्या आ जाएगी, 60। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, आसानी से इसको हम लोग जो है लगा लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये रहा आपके पास 41 नंबर का प्रश्न, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे। जो पेडागोगी के 15 प्रश्न आपके हैं, इसको हम अपने अगली क्लास में लाएंगे, जो हमारी क्लास नंबर 7 होगी, ठीक है। ये क्लास नंबर 6 आपके लिए है, जिसमें हम आपको सीटेट 2019 के 15 जो सॉल्व करने वाले प्रश्न हैं उसको करा रहे हैं। बाकी 15 पेडागोगी के लिए बेहतरीन अगली क्लास आपके लिए होगी। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, रिमूव करते हैं, सीधे उन सभी प्रश्नों पे चलते हैं जो आपके सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो मिले नहीं प्रश्न, कहाँ चले गए आप लोग। हाँ 48 नंबर, ये भी आपका पेडागोगी का प्रश्न है। यहाँ पे 49 50 51 कहाँ चले गए भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी नहीं मिला, आगे चलते हैं। लीजिए आ गया प्रश्न, आ गया प्रश्न आपके सामने। बहुत ही शानदार प्रश्न है,
और देखते हैं कितने लोग इसका प्रश्न को लगा लेते हैं। प्रश्न बस देखने में बड़ा लगता है सेटेट का, कुछ होता नहीं है। अब इतना प्रश्न बड़ा बना दिया, आप कहेंगे सर कैसे लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। भाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिएगा कैसे लगा लेंगे इस प्रश्न को हम लोग। यहाँ पे देखिएगा पूछा है, इस तरह का प्रश्न आपके लिए फिक्स है, आप जान जाइएगा सीटेट 2026 के लिए। देखिए यहाँ पे दिया है कि सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। ये सुपर बाजार का सूची है जिसमें सब्जियों की कैटलॉग सूची दी गई है। यहाँ पे देखिएगा इसमें वस्तु है जिसमें टमाटर है, आलू है, गाजर है, लौकी है, मिर्च है, नींबू है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, मात्रा दी हुई है, कितने कितने केजी है, 1 केजी है, 2 केजी है, 250 ग्राम है, 1 केजी है, 100 ग्राम है, 4 नग है। यहाँ पे मूल्य दिया गया है, 1 केजी 40 का, 2 केजी, ये सब सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ पे प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न समझ करके प्रश्न को हमको लगाना है। हमसे क्या मतलब कौन कितने रुपए केजी है, सब्जी थोड़ी नहीं खरीद रहे हैं अभी क्लास में, अभी तो प्रश्न लगा रहे हैं हम लोग। सब्जी खरीदना है तो खरीद लीजिएगा, बड़ा एक्यूरेट दाम दिया है सब्जी का। यहाँ पे देखिए दिया है, संजय ने 1/2 केजी टमाटर, 1/2 का मतलब होता है आधा केजी टमाटर। कितना केजी टमाटर? आधा केजी टमाटर। चलिए दाम, टमाटर का दाम देखते हैं भाई। अच्छा टमाटर हमारा जो है 1 केजी 40 रुपया का है, तो बताइए आधा केजी टमाटर कितने का होगा? आधा केजी टमाटर हमारा कितने का होगा? यहाँ लिखते, यहाँ पे लिख भी लेते हैं हमारे, ठीक है। जो टमाटर है यहीं पे लिखते हैं, टमाटर, टमाटर जो है आधा केजी कितने का हो जाएगा? 1 केजी 40 का, तो आधा केजी 20 रुपए का होगा। होगा कि नहीं होगा? टमाटर खरीद लिए। अब खरीदना क्या है भाई? यहाँ पे 1 केजी आलू खरीदना है संजय को। अब आलू को देखते हैं सूची भाई। 2 केजी का दाम 25 रुपया है, तो 1 केजी का दाम कितना होगा? आप ही बता दीजिए। 2 केजी दाम का आलू का दाम 25 रुपया है, तो 1 केजी का दाम कितना होगा? 12.5 रुपए होगा कि नहीं होगा? होगा सर, ठीक है। तो आलू भाई खरीद लिया, आलू खरीदा उन्होंने 1 केजी, तो कितने का? 12.5 का इन्होंने खरीदा है, ठीक है। चलिए आलू खरीद लिए। अब यहाँ पे आधा केजी गाजर खरीदना है, तो चलिए गाजर खरीदते हैं। गाजर, गाजर का प्राइस क्या है भाई? 250 ग्राम जो है गाजर 20 रुपए का मिल रहा है। और कितना खरीदना है? आधा केजी, तो 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम मिल रहा है आपका 20 रुपए में। तो एक चीज आपको समझना होगा कि आधा केजी में कितने ग्राम होते हैं? तो आधा केजी में 500 ग्राम होते हैं। तो 250 ग्राम 20 रुपए का मिल रहा है, तो 500 ग्राम कितने का मिलेगा? 40 रुपए। मतलब आपका जो है आधा केजी जो है आपका 40 रुपए का मिलेगा। तो गाजर आपका जो है आधा केजी आपका 40 का हो गया। गाजर खरीद लिए। इसके बाद यहाँ पे 250 ग्राम मिर्च खरीदना है, तो चलिए मिर्च लिख लेते हैं, खरीदते हैं मिर्च को। मिर्च का प्राइस देखते हैं भाई। जो मिर्च है 100 ग्राम 10 रुपए की है, तो जब 100 ग्राम 10 रुपए की है तो 200 ग्राम कितने की? 20 रुपए की। 250 ग्राम कितने की? 25 रुपए की। भाई 100 ग्राम 10 रुपए की, तो 200 ग्राम 20 रुपए की, तो 250 ग्राम 25 रुपए की। तो मिर्च हमारी हो जाएगी 25 रुपए की। मिर्च भी खरीद लिए। 6 नींबू खरीदे, तो जो 4 नग नींबू है ना ये 10 का मिलता है, मतलब 4 गुण जो नींबू है, 4 गुण नींबू जो है आपका ये 10 का मिलता है। तो एक नग कितने का मिलेगा? 10 बटे क्या कर लेंगे? 4 कर लेंगे। और कितना खरीदना है संख्या में भाई? 6 को खरीदना है, तो 6 खरीदने के लिए आप क्या करेंगे? 10 बटे 4 गुणे 6 कर लेंगे। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पांचे 10, 5 तिहाई 15, यानी 6 नींबू खरीदने के लिए जो है उनको 15 रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नींबू भी लिख लेते हैं, नींबू हमारा है 15 का, ठीक है। और देखते हैं, उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया। भाई पहले तो जोड़ तो लीजिए कितना रुपया बना यहाँ पे। चलिए जोड़ते हैं यहाँ पे कितना रुपया है। यहाँ पे देखिए 0.5 है, तो यहाँ पे 0.5 लिख लीजिए आप जो है। यहाँ पे 2, 5 5 10 और 2 12 हो गया। इसके बाद 2 1 3, 4 3 7, 2 9, 1 10, 10 और एक कैरी था ऊपर इसका 11, 112.5 रुपए का उन्होंने सब्जी खरीदा है। कितने का खरीदा है? 112.5 रुपए का उन्होंने सब्जी खरीदा है। दुकानदार को कितने रुपए दे रहे हैं? 200 रुपए। तो कितने रुपए वापस करेगा? घटा लेंगे। 200 रुपए में से 112.5 रुपए घटा लेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ इसको हासिल इसने दे दिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 87.5 रुपए दुकानदार इनको वापस करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न में कुछ था नहीं सर, कुछ भी नहीं था, फिर भी घबरा रहे थे।
क्यों परेशान थे? इसीलिए कहता हूँ ना, इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तभी होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में लगाएंगे तो वही परेशान हो जाएंगे, कैसे लगाना है, क्या करना है। लेकिन जब इस तरह के प्रश्न आप लगा के गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब पक्का इस तरह का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, देख रहे हैं हर टाइप का क्वेश्चन बदल रहा है आपका, और आप सोच रहे हैं एक ही तरह का प्रश्न हम अभ्यास कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। आप हर तरह के प्रश्नों का अभ्यास आपको करना होगा। देखिए अब ये प्रश्न आपका कौन सा है, 56 नंबर का, 57 नंबर का प्रश्न बदल जाएगा टाइप्स। जो 15 प्रश्न पूछेंगे 15 के 15 टाइप्स के पूछ रहे हैं, ये नहीं कि कोई रिपीट हो रहा है। देखिए ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। देखिए 57 नंबर का प्रश्न बदल गया कि नहीं बदल गया? हाँ सर बदल गया। देखिए किस तरह का प्रश्न भाई पूछ रहा है यहाँ पे है, प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि मैं एक दो अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज संख्या है। सर क्या पढ़े, कुछ नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, पढ़िए आप पढ़िए, तब हम हट जा रहे हैं, साइड हो जा रहे हैं, पढ़िए। देखिए आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? अब आप कहेंगे सर मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। पढ़ेंगे तब ना, एक बार पढ़ लिए होंगे, नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए प्रश्न को, ठीक है। हमें भी नहीं समझ में आता तो हम भी 2 बार 3 बार पढ़ते हैं प्रश्न को। देखिए क्या है कि मैं एक दो अंक की संख्या हूँ। अच्छा, आप एक दो अंक की संख्या है, तो यहाँ पे एक ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन से लगाना है। तो इसमें देखिए 2 अंक की सभी संख्या है क्या? हाँ 2 अंक की, 2 अंक की, 2 अंक की, हाँ ये तो सभी कह रहे हैं, हाँ हम लोग भी 2 अंक की संख्या है, कोई बात नहीं। अगला स्टेटमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट है। पहला उसने स्टेटमेंट तो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे अंकों का योग, यानी जो संख्याएं हैं, जो अंक है यहाँ पे अंकों का योग, तो 7 और 5 कितना होता है? 12, 3 और 2 6, 5 3 8, 3 1 4, अंकों का योग कर लिया। और कुछ करना है भाई बताइए? अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का गुणज का मतलब है 3 और 4 का गुणज मतलब 3 गुणे 4, 3 और 4 का गुणज, गुणज मतलब गुणा मतलब 12, यानी जो अंकों का योग है, जो अंकों का योग इनका आएगा वो 3 और 4 का गुणज होना चाहिए, गुणज मतलब 12 होना चाहिए। हाँ सर इसमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। हाँ सर ये है, अंकों का जो योग है ना 12 यहाँ पे भी है, और ये 3 और 4 का गुणज भी है, 3 और 4 का गुणज भी है, इसका मतलब सर यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी तो आप इसको चेक किए हैं, इस वाले के स्टेटमेंट को, और इस वाले स्टेटमेंट से आप ऑप्शन टिक करके आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इसको भी देखना होगा। यहाँ पे देखिए दिया है दहाई के स्थान पर अंक, जो दहाई के स्थान पे, तो ये इकाई है, ये क्या है? दहाई है। 5 क्या है? दहाई। अंक, इकाई के स्थान पर अंक, जो इकाई के स्थान पे यहाँ पे अंक है, क्रमिक अभाज्य संख्या है। क्रमिक का मतलब उसके बाद वाली संख्या, सही बात है। देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इसके आगे क्रमिक अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो जो दहाई पे स्थित अंक है, इकाई पे स्थित अंक के जो है क्रमिक अभाज्य संख्या है। हाँ सही है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से प्रश्न हम लगा लेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न था सीटेट 2019 का। लीजिए आपके पास ये रहा अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। 58 नंबर का प्रश्न है, और ये बताना आपको आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न है कि एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। जैसे एक रेलवे स्टेशन पे जब गए आप, तो वहां पे पार्किंग का जो है लिस्ट बनाई हुई है। अगर आप जो है 2 घंटे तक रुकते हैं तो 50 रुपए देना पड़ेगा। अगर 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक रुकते हैं तो 75 रुपए देना पड़ेगा। 5 घंटे के बाद अगर 5 घंटे से ज्यादा आप स्टेशन पे रुकते हैं तो उसके लिए आपको 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपए देना पड़ेगा। और यहाँ पे कहा गया कि 8 घंटे से भी ऊपर रुकते हैं और 12 घंटे तक, तो आपको 150 रुपए देना पड़ेगा। और 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक रुकते हैं तो 250 रुपए देना पड़ेगा। मतलब भाई यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया फिक्स की गई है, कितने घंटे रुकेंगे तो क्या क्या आपको देना पड़ेगा। तो खैर हमको इतना नहीं रुकना है, आपको भी नहीं रुकना है, और हमको प्रश्न पे रुकना है, तो हम प्रश्न पे रुकेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ करके, ठीक है। चलिए प्रश्न पे रुकते हैं, सीधे प्रश्न पढ़ते हैं। कितना घंटा भाई रुकना है इनको, रुकेंगे ये लोग, परेशान हम लोग होते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया, मतलब सुबह में 7 AM पे इन्होंने अपनी कार को पार्क किया था। इसके बाद उसे उसी दिन ही लेने गया, 4:30 PM पर आया, उसे कितने रुपए भुगतान करने हैं। तो सबसे पहले देखिए वो सुबह में 7 बजे आए और शाम को फिर 4:30 बजे लेने के लिए आए। तो आप देखिएगा कितना समय लगा। तो पहले तो 7 बजे सुबह से लेकर के दोपहर में 12 बजे तक 5 घंटा हुआ कि नहीं, बताइए। 7 5 12,
हुआ कि नहीं? 5 घंटा इधर और 12 बजे के बाद 4:30 बजे, मतलब 9.5 घंटा टोटल उनको 9.5 घंटा पार्किंग वो लगाए हुए थे। तो 9.5 घंटे के लिए उसमें देख लीजिए कितना देना पड़ेगा। 9.5 घंटा ये रुके हुए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 9.5 घंटे के लिए कितना भाई है पैसा, कितना है जल्दी से देखें। 9.5 घंटे के लिए यहाँ पे देखिए सिंपल से दिया है 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक। तो भाई 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे के बीच में ही तो 9.5 घंटा आएगा, ठीक है। आपको कितना रुपया देना है? 150 रुपए। अब बेचारे राजीव को 150 रुपए देना है, दे करके अपना कार लेकर के वहां से चले जाएंगे। तो 150 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, इतना देना पड़ेगा उनको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न में कुछ भी नहीं होता है, बस खाली घुमाएगा प्रश्न, और आप भी घूमेंगे और घूमते घूमते गलत कर देंगे, ठीक है। तो घुमा मत करिए आप लोग अगर प्रश्न घुमाए तो। यहाँ पे दिया है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय स्थान पर होगा। प्रश्न ध्यान से पढ़ा करिए। सबसे पहले तो इनको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो हम आपको बता दें, जब इस तरह का प्रश्न आए, जब दशमलव में दे दे और कहे आरोही अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले काम देखा करिए दशमलव के बाद अधिकतम कितने स्थान तक पॉइंट है। यहाँ पे देखिएगा दशमलव के बाद 2 स्थान पे है, दशमलव के बाद 2 प्लेस, दशमलव के बाद 3 प्लेस, दशमलव के बाद 3 प्लेस, 3 स्थान। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 स्थान दिया है। तो आपको एक काम करना होगा कि सबको दशमलव के बाद जो है 3 स्थान तक बना लीजिए, क्योंकि 7.07 यहाँ पे 0 लिख सकते हैं बाद में। यहाँ पे देखिएगा 7.700 लिख सकते हैं। क्यों? 3 प्लेस तक सबको बना लीजिए, आसानी हो जाएगी। 7.707 ये तो दिया ही था, फिर इसके बाद ये था 7.007, फिर यहाँ पे ये है 0.770, ठीक है। आप 0 तो बढ़ा सकते हैं। अब आप करना क्या है, इसको भाई आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में आप लिखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, ये है 0.770 है। फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन दिख रहा है, ये 7.00 है, 7.7 है, 7.7 है, 7.07 यहाँ पे। इसके बाद ये है आपका, यानी ये पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, और ये आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा। तो यानी कि 7.070 यही आपका तीसरे नंबर पे, यानी ये पहला वाला ही है, ये पहला वाला जहाँ पे दिया है यही आंसर हो जाएगा। तो 7.07 यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग जो है लगा लेंगे जो है। अब 2019 पेपर पेडागोगी तो हम लोग बाद में करेंगे शिक्षण, लेकिन ये लगाने वाले प्रश्न थे। इसका अंतिम प्रश्न आपके पास रहा, और अंतिम प्रश्न बहुत ही शानदार है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हजार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना, 10,000वें स्थान का इकाई के अंक स्थान का 3 गुना संख्या क्या है। कुछ समझ में आया? पढ़े? नहीं सर, अपने ही पढ़ लिया, हम लोग को समझ में ही नहीं आया। कोई बात नहीं, आप भी इसी तरह पढ़ते हो, प्रश्न समझने के लिए थोड़ी ना पढ़ते हैं आप। समझते तो खुद ही प्रश्न आप लोग लगा लेते, लेकिन प्रश्न आप अच्छे से पढ़ा करिए, और प्रश्न अगर नहीं समझ में आया तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप पढ़ लिया करिए। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे इकाई दहाई किया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार यही सब किया हुआ है ये, ठीक है। तो इन सभी प्रश्न को ऑप्शन से हम लगाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न है भाई जब ना जिनको ऑप्शन से आपको लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं लगा पाएंगे जल्दी। यहाँ पे दिया है कितने अंकों की, 5 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की है? 5 अंकों की संख्या है। तो चलिए भाई 5 अंकों की संख्या लिख लेते हैं। मान लीजिए 5 अंकों की कोई संख्या है, जैसे 1 1 1 1 1, कितने एक ले लिए हमने? 5 अंक ले लिए। कह रहा है कि दहाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का अंक जो है 8 है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का चौथाई है, हजार के स्थान का अंक जो है। तो अगर आप इसको नहीं भी लेते हैं तो पहले आप ये लिख लीजिए, जैसे इधर आपका क्या होता है इकाई, इसके बाद क्या होता है ये दहाई, फिर इधर क्या हो जाएगा आपका सैकड़ा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हजार, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा इधर, और भी कुछ है 10,000, फिर आपका इधर है यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। आप लिख लीजिए ऐसे। अब जैसे कह रहा है वैसे प्रश्न को लगाइए, देखिए लग जाएगा कितनी आसानी से। यहाँ पे कह रहा है दहाई के स्थान का अंक 8 है, यहाँ पे देखिए कहा है दहाई के स्थान का अंक 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख लीजिए। वही कह रहा है कि दहाई के स्थान का अंक 8, हम अपने से नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न कह रहा है। मैं सोचे सर कहाँ से लिख रहे हैं, दहाई के स्थान का अंक 8 है,
यहाँ पे दिया है इकाई के स्थान का अंक, ध्यान से देखिए, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। यानी जो इकाई के स्थान का जो अंक है दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। मतलब इकाई का स्थान का अंक दहाई के स्थान का 1/4। 1/4 का मतलब अगर ये 8 है तो इसका 1/4 मतलब ये 2 है। फिर कह रहा है हजार के स्थान का अंक 0, सौवें स्थान का अंक इकाई के स्थान का अंक का दोगुना। यहाँ पे कह रहे हैं हजार के स्थान का अंक 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए, लिख लिए। कह रहा है सौवें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दोगुना है, तो सौवें स्थान का जो अंक है इकाई के स्थान का दोगुना है। दोगुना का मतलब ये 2 है तो ये 4 है, हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है 10,000वें स्थान का अंक, 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना है। 10,000वें स्थान का जो अंक है इकाई के स्थान का 3 गुना है। ये 2 है, 3 गुना करिए, 3 दूना 6। लीजिए, ये किसी ऑप्शन में है? हाँ सर, बिल्कुल मिल गया सर, यही तो दिख रहा है। देख लीजिए कितने आसानी से आप लगा लिए इसको जो है। तो कुछ भी नहीं होता है प्रश्न में सीटेट के मैथ के, अगर आप समझ गए तो। मैं बार बार आपको कह रहा हूं मेरे भाई, आप उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करिए जिस तरह के प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में आते हैं। बाकी आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप खुद अपना एनालिसिस असेसमेंट आप कर सकते हैं। तो ये हम लोगों की क्लास नंबर 5 थी, जो मैथ के लिए स्पेशल थी। 2019 पेपर के 15 जो सॉल्व करने वाले प्रश्न आते हैं उसको हमने आज इस क्लास में कराया। बाकी अगली क्लास इसके जो 15 पेडागोगी के प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा, ताकि पेडागोगी में भी आपके कोई प्रश्न आपके गलत ना हो। और डेली आपको सुबह में 10 बजे एक मैथ की क्लास मिलती है, ठीक है। जब भी आपको समय मिले, 11-12 बजे शाम को मिले, जब भी आपको समय मिले आप उस क्लास को जरूर देख लिया करिए। अगर इधर जो मैं आपको PYQ करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो स्टेटेड के हैं, अगर इन प्रश्नों को आप देखे रहेंगे और तो आपको पता चल जाएगा और उनके कॉन्सेप्ट को सीखे रहेंगे तो डेफिनेटली जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों को आप लगा ले जाएंगे, आप कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो लगातार मेरा टारगेट है कि 10 वर्षों का जो सीटेट का पेपर हुआ है उन सभी मैथ्स के पेपर मैं आपके लिए लेकर के आऊं, अपने क्लास में पूरा कंप्लीट एनालिसिस करूं। और एक चीज आप बना लीजिए मेरे भाई कि समय लगेगा थोड़ा सा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको जल्दी जल्दी फास्ट करा दूंगा। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, रट्टा नहीं मारना है कि रट लिए क्वेश्चन को तो आपका काम हो जाएगा। सभी विषयों में हो सकता है, मैथ में नहीं हो सकता है। तो मैथ आपको समझने का विषय है। रेगुलर क्लास देखते रहिए, अभी तक आपको 4 क्लास मिल चुके हैं, ये हमारी 5वीं क्लास है मैथ की। और मेरे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाइए, वहां सीटेट 2026 मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट मैथ मिल जाएगा। क्लास 1 क्लास 2 लिखा हुआ है, क्लास 3 क्लास 4 फिर क्लास 5 और नेक्स्ट क्लास आपकी क्लास नंबर 6 होगी जिसमें आपको ला रहे हैं हम पेडागोगी के प्रश्न। इसके बाद 2021 के पेपर, 24 के पेपर, 2014 के पेपर, जितने भी पेपर हैं सब कुछ हम अपने इस क्लास में लेकर के आएंगे। और हाँ, डेली आपकी जो है 9 बजे शाम को लाइव क्लास होती है, आप उस लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि क्लास आपकी 8 बजे से थी लाइव, तो अगर हमारे इस लाइव क्लास से जुड़ते हैं तो बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, चाहे सीडीपी हिंदी। उसमें लाइव क्लास में होता क्या आपको बता दूं इस क्लास के माध्यम से कि उसमें मैं 30 प्रश्न लगाता हूँ, चाहे सीडीपी के होते हैं, चाहे हिंदी के होते हैं, चाहे मैथ के होते हैं। वो 30 प्रश्न आपके PYQ ही होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो अगर आप PYQ और मॉक टेस्ट भी देते हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। बाकी अपना अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, परेशान मत होइए, एग्जाम आप पास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। बाय।